नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचसीएस एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं और हम अभी इस क्लास में यूनिट नंबर 10 पर डिस्कशन कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, उसके अंदर आपको जनजातीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक देखने को मिलते हैं और लगातार इस पर हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। एक के बाद एक हम विभिन्न जनजाति, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभिन्न आयामों पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों स्पेशली बात की थी एक तो बैगा जनजाति पर और भारिया जनजाति पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 प्रमुख जनजातियां जो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सहरिया जनजाति की, है ना। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सहरिया जनजाति को। ये जनजाति मध्य प्रदेश में कहां मिलती है, इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था क्या है, किस प्रकार के रीति रिवाज, विवाह पद्धति, भोजन, आवास को ये धारण करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सहरिया के बाद हम बात करेंगे दोस्तों कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश की एक बड़ी जनजाति है, अहम जनजाति, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिल सकते हैं। और कोल के बाद हम इससे ही संबंधित एक और जनजाति कोरकू के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इन तीनों जनजातियों पर डिस्कशन करेंगे, सहरिया, कोल और कोरकू। क्लियर है? आप लोगों को लगातार ये लेक्चर सीरीज देखते रहना है। जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उसको नोट करते जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि इस बार ये स्पेशल यूनिट है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में जोड़ी गई है, जहां से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जहां तक मेरा मानना है वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको हमारी इस लेक्चर सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की। दोस्तों, सहरिया जनजाति जो है, इसके नाम को हम लोगों को सबसे पहले समझने की जरूरत है। नाम क्या दिया हुआ है? सहरिया। ठीक है, ये सहरिया जो है, इसमें 2 शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमें देखने को मिल रहा है सह और एक देखने को मिल रहा है हरिया। ठीक है, ये 2 शब्द यहां देखने को जो मिल रहे हैं, इसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब होता है शेर के साथ होना। शेर के साथ होना, इसका साधारण हमें अर्थ मिलता है। क्लियर? अगर हम इसका फारसी भाषा से थोड़ा सा कोड करके देखें, तो अगर फारसी भाषा से इस शहरिया शब्द को हम कोड करके देखें, तो यहां जो शहर शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है दोस्तों जंगल। तो दोनों आधारों पर इसकी परिभाषा क्या निकलेगी कि जंगल में रहने वाली एक जनजाति है जो साधारणतः शेरों की व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। शेरों के साथ जो जनजाति रहती थी उसे शहरिया के नाम से जाना जाता है। ये तो इसके नाम की बात आ गई। लेकिन ये जनजाति किस भाषा परिवार से है? तो कोलेरियन परिवार से हमें ये जनजाति दोस्तों देखने को मिलती है। और ये कोई नई जनजाति नहीं है, ये एक आदिम जनजाति है दोस्तों। इसका आधार जो है वो आदिम है। अगर हम यह देखें तो हमें परंपरा अनुसार ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, इसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र जो रहे हैं दोस्तों, हमें उनके वंशज के तौर पर कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो महर्षि वाल्मीकि रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जो रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि को इन्हों के द्वारा अपना प्रथम पितृ पुरुष माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी है। विश्वामित्र के अपने आप को वंशज कहते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति के तौर पर भी जानी जाती है दोस्तों। क्लियर है? ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहते हैं। भीलों का छोटा भाई कौन सी जनजाति कहलाती है? तो वो सहरिया जनजाति। और ये पता है, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं, ये भीलों का छोटा भाई अपने आप को कहलाने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्लियर है? तो ये एक प्रथा हमें सहरिया में देखने को मिलती है। और सहरिया जनजाति के लोग खुद को वाल्मीकि और सबरी की संतान के तौर पर मानते हैं। वाल्मीकि और सबरी की संतान के तौर पर कौन सी जनजाति स्वयं को घोषित करती है? तो वो सहरिया जनजाति है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जो हम लोगों को इस जनजाति के बारे में पता होना चाहिए। ये इतिहास की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? गुरु विश्वामित्र की बात करें, हम वाल्मीकि की बात करें, सबरी मैया की बात करें, तो रामायण से संबंधित ये सभी के सभी है।
यहां से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए आप लोगों के एग्जाम में, और मुझे लगता है कि आएगा भी। इसके अलावा हम सहरिया की बात करें तो इसके भौगोलिक वितरण को लेकर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जब हम सहरिया जनजाति के भौगोलिक वितरण की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में हमें जो मध्य भारत का पठार देखने को मिलता है, वहां प्रमुख तौर पर निवास इसका होता है। क्लियर है? एक सेकंड, है ना। मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार कौन सा इलाका होता है दोस्तों? तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है। ये राजस्थान से जो लगा हुआ हमारा बाउंड्री है, उस क्षेत्र में हमें विशेष तौर पर सहरिया जनजाति का निवास देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश आप इसमें ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ गुना है, शिवपुरी है, भिंड है, मुरैना और श्योपुर। श्योपुर जो है ना, वो सहरिया जनजाति का एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है, घना क्षेत्र है सहरिया जनजाति का। ये सारे के सारे क्षेत्र किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र हैं। और स्पेशली इनका जो मूल स्थान माना जाता है ना, वो कोटा का जंगली क्षेत्र माना जाता है, जिसको शाहबाद कहा जाता है। ये राजस्थान कोटा में है। ये भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। किससे संबंधित है दोस्तों? सहरिया जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करें तो सहरिया की अर्थव्यवस्था, सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था भी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, ये बेसिकली इनके जो प्रधान व्यवसाय है, प्रधान व्यवसाय जो है दोस्तों, वो कृषि है। ये कृषि को इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन इसके अलावा मजदूरी के काम में आजकल बहुत सारे शहरिया दोस्त अपने लगे हुए हैं। इसके अलावा वनोपज संग्रहण का काम ये करते हैं। साथ ही साथ पशुपालन का काम भी सहरिया जनजाति के लोग कर रहे हैं। इनका जो दोस्तों इनकी स्पेशलिटी है, इनको महारत हासिल है जड़ी बूटी के ज्ञान में। इनको जड़ी बूटी का बहुत बेहतरीन ज्ञान होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जड़ी बूटियों से औषधि निर्माण का काम करते हैं। तो एक प्रकार से हमारा जो औषधीय व्यवस्था है, उसमें भी सहरिया जनजाति इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, तो इनका रंग सांवला होता है और ऊंचाई भी मध्यम होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और काफी हद तक ये भीलों से मिलते जुलते आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। अगर इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाए, तो सहरिया जनजाति जो है, ये पितृसत्तात्मक समाज को दिखाती है। संयुक्त परिवार प्रणाली को ये संजोए हुए है। और इनका जो परिवार है, उसमें जो मूल इकाई होती है, परिवार की मूल इकाई को दोस्तों कुटुंब कहा जाता है। क्लियर? यहां ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख पिछड़ी जनजाति आपको देखने को मिलती है विशेष रूप से। तो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति की हम बात करते हैं, उसमें एक आता है सहरिया का नाम, दूसरा आता है भारिया का नाम, और तीसरा आता है बैगा का नाम। तो बैगा, भारिया, सहरिया, ये मध्य प्रदेश की 3 सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कुपोषण, तो मध्य प्रदेश, सबको पता है कि कुपोषण की दृष्टि से मध्य प्रदेश की भारत में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में जो श्योपुर है, श्योपुर को आप लोग ध्यान रखिएगा, श्योपुर को भारत का इथोपिया कहते हैं। इथोपिया है ना दोस्तों, ये अफ्रीका का बहुत ज्यादा कुपोषित क्षेत्र माना जाता है। इसकी तुलना करते हुए मध्य प्रदेश के श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते हैं। और यहां आपको सहरिया जनजाति दिखाई पड़ती है बहुल रूप से। इसका मतलब सहरिया जनजाति के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कुपोषित हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा श्योपुर जो है, ये सहरिया जनजाति से भरा हुआ है। और सहरिया जनजाति का ये क्षेत्र जो है, वो भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्रों में जाना जाता है। तो ये हमारे प्रदेश में एक दयनीय स्थिति हमें दिखाई पड़ती है सहरिया जनजाति से संबंधित। क्लियर है दोस्तों? तो ये इनकी हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था जो है उसको देखा। किससे संबंधित व्यवस्था देखी हम लोगों ने? ये सहरिया जनजाति से संबंधित व्यवस्था देखी। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति कौन सी होती है, तो सहरिया है। अगर इनके आवास की बात करें दोस्तों, तो आवास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके आवास जो होते हैं, इनको बोलते हैं सहराना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सहरिया जनजाति जो है, इसका आवास क्या है। तो इसका जब आवास पूछेगा तो आपको बताना है सहराना। सहराना क्या है?
तो एक प्रकार से कतारबद्ध मकान होते हैं। ये कतारबद्ध जो मकान होते हैं ये समतल मैदान में बनाए जाते हैं और इन्हें ही शहरीय जनजाति के लोग कहते हैं शहराना। जिनका मुखिया कौन होता है? ये शहराना जो होता है इसका मुखिया होता है दोस्तों पटेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शहरीय जनजाति का जो निवास क्षेत्र होता है गांव, उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पटेल कहते हैं। और इसी पटेल को आप जब गुना शिवपुरी क्षेत्र में चले जाते हैं, गुना प्लस शिवपुरी क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो इसी पटेल को कहा जाता है राउत। राउत। और ये जो पटेल या राउत लोग होते हैं ये अपने आप को खुटिया पटेल कहलाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको खुटिया पटेल कहा जाए। ये खुटिया पटेल की जो व्यवस्था है ये शहरीय जनजाति में हमें देखने को मिलती है। ये खास तौर पर याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुटिया पटेल किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है या टॉपिक है आपका वस्त्र। जब आप शहरीय जनजाति के पहनावे की बात करते हैं तो स्त्री पुरुषों में वस्त्रों में काफी विविधता देखने को मिलती है। जैसे पुरुष धोती, कमीज और साफा पहनते हैं। साधारणतः धोती, ऊपर कमीज पहनेंगे और सिर पे साफा बांध देते हैं। राजस्थानी टच हमें यहाँ देखने को मिलता है। वैसे ही महिलाओं की बात करें, लहंगा, घाघरा, तुगड़ा, पेटिया। लहंगा घाघरा की जब हम बात करते हैं पूरा राजस्थानी इलाका यहां से शुरू हो जाता है, तो राजस्थान का टच यहां पर महिलाओं के पहनावे में भी दिखता है। गुदना प्रिय। अगर हम बात करें टेटू की, तो जो शहरीय जनजाति की औरतें उनको भी ज्यादा गुदना बनवाने का, टेटू बनवाने का बड़ा शौक होता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। साधारण धातु के जो निम्न धातु के आभूषण होते हैं वो यहाँ स्त्री पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं। अगर इनके विवाह नियम की बात करें तो शहरीय जनजाति के जो विवाह नियम होते हैं वो ज्यादा कठोर नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ आप लोगों को सहपलायन, सेवा एवं क्रय विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। तलाक और विधवा विवाह की मान्यता जो है वो शहरीय जनजाति में दोस्तों होती है। क्लियर। इसके बाद हम धार्मिक पक्ष की बात करें तो शहरीय जनजाति की आराध्य देवी होती है सीता। सीता मैया को ये बहुत ज्यादा मानते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये अपने आप को वाल्मीकि से जोड़ते हैं, ये अपने आप को विश्वामित्र से जोड़ते हैं और ये अपने आप को सबरी मैया से जोड़कर बताते हैं और भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये पूरी व्यवस्था जो है दोस्तों वो सीधे सीधे रामायण से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में रामायण में सीता मैया का उल्लेख है। सीता मैया को वहां पर हम लोग जिस प्रकार से पूजनीय मान रहे हैं, भारतेश्वरी देवी मानते हैं, तो ये जो शहरीय जनजाति के लोग हैं वो भी सीता मैया को पूजते हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा भी ये करते हैं। इनके सबसे प्रमुख देवता जो होते हैं वो भैरव होते हैं। इनके गांव के देवता को ठाकुर देव माना जाता है और नाहर देव हो, हीरामन देव व तेजाजी में भी इनका इंटरेस्ट है, उनको भी ये विशेष मान्यता देखते हैं। शहरीय जनजाति के अगर हम त्योहारों की बात करें तो हिंदू त्योहार जिसमें दिवाली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि आदि जो हम लोग हिंदू लोग मनाते हैं वो सारे के सारे शहरीय जनजाति के लोग भी मनाते हैं। और आत्मा और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी शहरीय जनजाति का बहुत रुचि दिखाई पड़ती है। अंधविश्वास इन जनजातियों में भी मौजूद है। अगर हम शहरीय जनजाति की लोक कला की बात करते हैं तो लोक कला भी इनमें संपन्न है। इनकी लोकगीत को लांगुरिया कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लांगुरिया लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है, तो बताएंगे कि लांगुरिया लोकगीत जो है ये शहरीय जनजाति से संबंधित है। और स्पेशली ये जब गणगौर का पर्व होता है, गणगौर के पर्व के अवसर पर लांगुरिया गीत का प्रदर्शन किया जाता है शहरीय जनजाति के द्वारा। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। भुजरिया पर्व जो होता है, भुजरिया पर्व पर भी ये लांगुरिया का प्रदर्शन करते हैं। तो आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि लांगुरिया क्या है, तो लांगुरिया का संबंध शहरीय जनजाति से है। शहरीय जनजाति विशेष तौर पर इसका प्रदर्शन भुजरिया पर्व के अवसर पर हमें करती दिखाई पड़ती है और गणगौर के अवसर पर भी इस प्रदर्शन होता है। इसके अलावा पांडवों की कथाएं, राम जानकी विवाह की कथा हो, सगड़ावाद, बगड़ावाद प्रचलित है इनमें। लड़की के जन्म को शहरीय जनजाति में शुभ माना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और शहरीय जनजाति जो है ना वो विश्व की पहेलियां बुझाने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जनजाति है। शहरीय जनजाति को पहेलियां बुझाने वाली जनजाति के तौर पर देखा जाता है।
ये अपने हिसाब से मनगढ़ंत अलग अलग प्रकार की पहेलियां बना लेते हैं और फिर उस पहेली को हल करने का काम भी करते हैं और पहेली को हल करने के बाद उसका जश्न भी मनाते हैं। तो पहेलियां बुझाने वाली जनजाति की दृष्टि से विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जनजाति सहरिया जनजाति हमें देखने को मिलती है और इस सहरिया जनजाति का निवास मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार विशेष तौर पर श्योपुर, गुना, शिवपुरी आदि क्षेत्रों में है। दोस्तों क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसके बाद हम बात करें नृत्य, तो रागिनी, लहंगी नृत्य, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी नृत्य जो है ये सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय सरकार ने श्योपुर में बनाया है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन जो रहा अभी तक का ये सहरिया जनजाति पे डिस्कशन था दोस्तों हमारा, और मैंने कहा कि हम लोग 3 जनजातियों पर डिस्कशन करेंगे। सहरिया पर खत्म हुआ है, अब हम कोल जनजाति की बात करेंगे। कोल जनजाति की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। मुंडा समूह जो है उसकी अत्यंत प्राचीन जनजाति मानी जाती है कोल जनजाति। तो कोल जनजाति का संबंध मुंडा समूह से है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और मुंडा किस क्षेत्र की जनजाति है? तो झारखंड। झारखंड जो है यहां आपको हो मुंडा, हो उराव, संथाल जैसी जनजातियां देखने को मिलती हैं। कोल जनजाति का उल्लेख कहां मिलता है? तो कोल जनजाति का उल्लेख रामायण में भी है, कोल जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी है, और विष्णु पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, अग्नि पुराण हो या फिर मत्स्य पुराण, इनमें भी कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है, जो इस चीज को दर्शाते हैं कि कोल जनजाति नई नहीं है, ये भारत की एक प्राचीनतम जनजाति है और ये रामायण की शबरी मैया से अपना संबंध बताते हैं। तो जिस प्रकार से सहरिया लोग अपना संबंध रामायण की सबरी मैया से जोड़ते हैं, उसी प्रकार से कोल जनजाति भी सबरी मैया से अपना संबंध जोड़ती है। और कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति के तौर पर फेमस है। 2011 की जनगणना का अगर हम उदाहरण ले लें तो 2011 की जनगणना में लगभग हम बात करें 11.67 लाख के आसपास आपको कोल जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में दिखाई पड़ती है, जनजातीय जनसंख्या में, बराबर। और ये कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 7.6% के आसपास रहा है। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जनजाति है कोल मध्य प्रदेश की। अब कोल जनजाति मिलती कहां है, इसका भौगोलिक वितरण हम लोगों को देखने की जरूरत है। कोल जनजाति का मूल स्थान जो है जो रीवा में जो बरवी राजा का क्षेत्र है, ये बरवी राजा के क्षेत्र के कुराली को आप कोल जनजाति का मूल क्षेत्र मानते हैं कि यहां से ये उद्भव हुई है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है ये विंध्यन कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर हम जिलों की दृष्टि से बात कर लें तो मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और जबलपुर जैसे जिले जो हैं वो कोल जनजाति के प्रमुख जिलों के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो कोल जनजाति का भौगोलिक विस्तार रहा। इनकी शारीरिक संरचना को अगर हम देखें तो रंग काला होता है, चपटी नाक होती है, ऊंचा मस्तक होता है, काली भूरी आंखें होती हैं, कद ज्यादा बड़ा नहीं होता, एवरेज हाइट होती है और इनके होठ मोटे होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कोलों की अर्थव्यवस्था एक जनजातीय अर्थव्यवस्था है। कृषि इनका प्रधान व्यवसाय है। कृषि के अलावा हम देखें तो ये शिकार करना पसंद करते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी इनका प्रमुख एक व्यवसाय है। इस क्षेत्र में आपको लाख का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है, तो लाख उत्पादन की दृष्टि से भी कोल प्रमुख हैं। लाख निर्माण में ये योगदान करते हैं और यहाँ इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कोयले की खदानों पर निर्भर है। अधिकांश कोल जनजाति के लोग जो हैं वो इस क्षेत्र से जब हम शहडोल तरफ जाते हैं तो कोयले की खदानें वहां फेमस हैं, तो कोयले की खदानों में मजदूर के तौर पर वहां कोल जनजाति के लोग काम करते हैं। कोल की कई सारी उपजातियां भी हैं दोस्तों, जिसमें 2 प्रमुख हैं, रोतिया और रौतले। इसके अलावा भरीतिया, वशौरा, मड़न्हा, कगवारिया, काठोतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवारिया और विंज, ये इनकी अन्य प्रमुख उपजातियां हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे इनका आवास की जब बात करते हैं दोस्तों तो कोल जनजाति के आवास को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कोल जनजाति का आवास जो है वो क्या है, तो ये गांव या शहर के समीप अपने आवास स्थापित करते हैं और इनके जो आवास होते हैं वो दोस्तों एक ग्रुपिज्म के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं।
और ये ग्रुप के तौर पर होते हैं, इसलिए इसके लिए टोला शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसे कहा जाता है दोस्तों कोल्हन टोला। बराबर। ये जो इनका पूरा निवास का क्षेत्र होगा, यहां पर इनकी एक पंचायत देखने को मिलती है। कोलों की ये पंचायत जो होती है उसे गोहिया कहते हैं आप, और ये गोहिया का जो प्रमुख होता है इसे कहा जाता है मुकद्दम। क्लियर है। इनके जो घर होते हैं वो बांस से बने हुए होते हैं, बांस की दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, छत जो होती है वो बांस की बनाकर उस पर या तो घास फूस डाल दिया जाता है या उस पर खपरेल जो होते हैं वो लगा दिए जाते थे। इस प्रकार के घरों में कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनके नृत्य में कोल दह का प्रमुख है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इनका जो भोजन है, भोजन जो है उसमें शाकाहारी तौर पर देखें तो मोटा अनाज शामिल होता है, जिसमें कोदो कुटकी ज्वार का प्रमुख स्थान है। और वैसे ये जो समाज है ये मांसाहारी समाज है दोस्तों, मांस जो है उसका भक्षण ये लोग करते हैं। त्योहार जब होते हैं उस समय पर ओकेशनली ये लोग मद्यपान भी करते हैं। इनकी समाज और संस्कृति की बात करेंगे तो कोल जनजाति, कोल जनजाति जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां आपको पुरुष प्रधान समाज मिलेगा। ये पुरुष प्रधान समाज को आप बोल सकते हैं पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज है ये। पुरुषों की यहाँ पर सर्वोच्चता है, प्रमुख निर्णय पुरुष ही लेते दिखाई पड़ते हैं। और इनमें हम लोगों को संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा। समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह को क्या कहा जाता है, टोला कहकर आप लोग पुकारते हैं। जब इनमें अंत्येष्टि संस्कार की बात करते हैं, या तो कम उम्र के अविवाहित बच्चे या फिर साधारण हम बच्चों की बात कर लें, इनको दफनाने का काम होता है। इनके अलावा जो दूसरे लोग होंगे, ज्यादा उम्र के लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनको जलाने का काम कोल जनजाति के लोग करते हैं। तो इस प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था हमें कोल जनजाति में देखने को मिलती है दोस्तों। जब हम इनके वस्त्र की बात करते हैं तो पुरुष धोती, कमीज और साफा धारण करते हैं, महिलाएं धोती और बंडी पहनती हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। बराबर, ये याद रखना है। इसके अलावा इनमें विवाह की प्रथा की हम बात करें तो बहु विवाह हमें कोल जनजाति में देखने को मिलता है। क्लियर है कि कोल जनजाति में अगर हम विवाह की बात कर लें तो विवाह कैसा मिलेगा, बहु विवाह की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। कई सारी शादियां यहाँ पर लोग जनरली करते हैं। इसके अलावा इनमें वधु मूल्य का प्रचलन नहीं होता, वधु मूल्य का प्रचलन यहाँ पर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लड़की देने के बदले में लड़के वाले लड़की वालों को कोई संपत्ति, कोई धन नहीं देंगे। इस प्रकार का दहेज यहाँ नहीं चलता है। और कोल में पर्दा प्रथा भी नहीं है, ये भी समझने वाली बात है कि पर्दा प्रथा कोलों में नहीं चलती। यहां पर एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं गोड़ धोबा। गोड़ धोबा, इसका संबंध किससे है दोस्तों, पैर धोने से है। गोड़ धोबा का मतलब पैर धोना होता है। जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही लड़का लड़की का विवाह फिक्स हो जाता है तो विवाह फिक्स होने के अवसर पर जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों के पैर धोने का काम करते हैं। क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोड़ धोबा प्रथा जो है वो कोल जनजाति में चलती है, लेकिन मंगनी विवाह कोलों में सबसे ज्यादा फेमस है। जब इनका धार्मिक पक्ष देखते हैं कोलों का तो यहाँ जादू टोने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र आदि में इनका बहुत ज्यादा विश्वास होता है। कोल जनजाति के जो लोग होते हैं ये फसलों की रक्षा के लिए सूर्य भगवान की, चंद्र भगवान की, पवन देवता की, इंद्र की पूजा करते हैं। यमुना, गंगा जैसी नदियों को पवित्र नदियां मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं और इनकी भी विशेष अवसरों पर पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये समस्त तथ्य जो थे वो कोल जनजाति से संबंधित तथ्य थे। अब कोल के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोरकू जनजाति के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट जनजाति है ये मध्य प्रदेश की। तो कोरकू जनजाति में आपसे सबसे पहले तो ये पूछेगा कि कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कोरकू शब्द का अर्थ होता है मानवों का समूह। अब यहां समझ चुके होंगे आप कि कोरकू जनजाति एक समूह में रहने वाली जनजाति है। ये अलग अलग पितरते हुए नहीं रहते, समूह में रहने वाली जनजाति है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इसको माना जाता है। इसका संबंध मुंडा कोलेरियन परिवार से है। कोल जनजाति की एक
शाखा के तौर पर आप इसे देखते हैं और ये जनजाति अपने आप को राजपूतों के वंशज के तौर पर बताती है। जब हम कोल जनजाति के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो हमें ये सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। सतपुड़ा पर्वत का जो क्षेत्र है यहाँ इसका विशेष निवास है और स्पेशली अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरकू जनजाति विशेष तौर पर निवास करती है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ले लीजिए, छिंदवाड़ा ले लीजिए, सिवनी ले लीजिए, इन जिलों में कोरकू जनजाति की हमें जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये कोरकू जनजाति का भौगोलिक वितरण था, ये कहां कहां मिलती है। अगर हम इन कोरकू लोगों की शारीरिक संरचना को देखें तो काला रंग होगा, गोल चेहरा होता है, बहुत डार्क आंखें होती हैं, नाक चपटी होती है, बहुत हष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर होता है, सामान्य कद के ये लोग होते हैं और मोटे इनके होंठ होते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो कोरकू जनजाति है ये एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि करते हैं। कंदमूल फलों का संग्रहण करना हो या तेंदुपत्ता का संग्रहण करने का काम विशेष तौर पर कोरकू लोग करते हैं। इनकी उपजातियां की बात करें तो बोवई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बावारी, रूमा, नहाला, ये सब कोरकू जनजाति की हमें उपजातियां देखने को मिलती हैं। जब हम कोरकू जनजाति की समाज संस्कृति की बात करते हैं तो पितृसत्तात्मक समाज है, संयुक्त परिवार व्यवस्था है, क्योंकि इनका नाम ही है समूह, इसलिए समाज में समूह में रहना पसंद करते हैं। ये दो वर्ग होते हैं इनमें, एक होते हैं राज कोरकू जो भूस्वामी कहलाते हैं और दूसरे होते हैं पोथारिया कोरकू जो अन्य लोग होते हैं। तो अन्य लोगों को क्या कहते हैं? पोथारिया कोरकू। क्लियर? ये मृतकों को दफनाने का काम करते हैं। मृतकों को दफनाने के बाद उनकी याद के तौर पर एक स्तंभ लगाते हैं। स्तंभ लगाने की इस प्रथा को सिडोली प्रथा कहते हैं। तो सिडोली प्रथा का संबंध कोरकू जनजाति से है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके वस्त्र जो होते हैं उसको सूती बंडी पहनते हैं, जनरली कुर्ता और धोती पुरुषों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। स्त्रियों में बात करें तो रंग बिरंगी धोती जिसको लुंगड़े कहते हैं ये इनमें चलता है। आभूषण प्रिय है, स्त्री हो या पुरुष सभी लोग। इसके अलावा इनके भोजन की बात करें तो मांस इनका प्रमुख भोजन है। अन्य सब्जियां जिसमें लौकी, गिलकी, तुरई आदि ये खाना पसंद करते हैं। सावा, बाजरा और कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाज का ये सेवन करते हैं। इनका आवास जो है वो खपरेल से बना होता है। बांस ये लकड़ी से पूरा घर बनाते हैं, झोपड़ी टाइप, और ये आमने सामने पंक्तिबद्ध मकान में रहना पसंद करते हैं कोरकू जनजाति के लोग। विवाह की जब बात करते हैं तो इनमें समगोत्री विवाह जो है वो चलता है। वधु मूल्य से प्राप्त राशि पंचायत को दी जाती है, मतलब वधु मूल्य का प्रचलन कोरकू जनजाति में है और कोरकू जनजाति में अगर वधु मूल्य मिलता है उसकी जो भी राशि होती है वो पंचायत को दे दी जाती है। चिथौड़ा विवाह हो, विधवा विवाह हो, हट विवाह हो, राजी बाजी विवाह की प्रथा कोरकू में चलती है दोस्तों। इनके धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो सूर्य चंद्र में शिव और मेघनाथ की पूजा करते हैं। कोल जनजाति के लोग डोंगर देव और भटुआ देव को प्रमुख देव मानते हैं। मुर्गे की और सुअर की ये विशेष त्योहारों पर या अवसरों पर बलि देते हैं इन सभी देवताओं को। जब हम बात करते हैं त्योहार की तो जो हिंदू त्योहार होते हैं दिवाली, होली आदि, ये कोरकू जनजाति के लोग सेलिब्रेट करते हैं। गुड़ी पड़वा हो, आखा तीज हो, दशहरा हो, ये सब के सब त्योहार कोरकू जनजाति के लोग मनाते हैं दोस्तों। तो ये कोरकू जनजाति की विशेष व्यवस्था में देखने को मिली है। अब देखिए कि जो हमारी प्रमुख चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी जनजाति? एक हम लोगों ने सहरिया पे बात कर ली है, एक कोल पे बात कर ली और एक कोरकू पर। क्लियर है? एक और जनजाति हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बंजारा। जब हम बंजारा जनजाति की बात करेंगे तो बंजारा जो है दोस्तों एक प्राचीन जनजाति है, लेकिन इसके ज्यादा प्राचीनतम साक्ष्य देखने को हमें नहीं मिलते। कबीलाई पद्धति पर जीवन यापन करते बंजारा जनजाति के लोग। याद रखिएगा कि बंजारा जनजाति के लोग कबीलाई जीवन जीते हैं और घुमंतु होते हैं, ये खाना बदोश जीवन जीते हैं। कभी एक जगह पर नहीं रुकते हैं, कभी इस जगह पर, कभी उस जगह पर, फिर अगली जगह पर, ऐसे ही जगह बदलते रहते हैं। तो स्थानांतरण व्यवस्था जो है बंजारों में बहुत ज्यादा चलती है। हालांकि आधुनिकता के साथ इनकी जीवन पद्धति में बदलाव आया है और ये अब एक जगह पर स्थायी निवास बनाकर रहने लगे हैं दोस्तों। विशेष तौर पर इनका अगर स्थायी निवास हमें कहीं देखने को मिलता है तो निमाड़, मालवा और मंडला क्षेत्र में मूलतः हमें बंजारा लोग मिलते हैं। इनका जो उत्पत्ति का स्थान है वो राजस्थान माना जाता है
और बंजारा लोग अपने आप को राजपूतों का वंशज बताते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, बराबर है। इसके अलावा इनके गांव को टांडा कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि टांडा किसके गांव को कहते हैं, तो बंजारा लोग जनरली स्थायी निवास नहीं करते। बंजारा लोग घुमंतु जनजाति के लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा हर बार ऊंट के साथ, भेड़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जानवरों को लेकर घूमते हैं। जहां इनको उचित स्थान लगता है वहां अपना पर शिविर तंबू लगाया और वहां रहने लगते हैं। लेकिन कई जगहों पर इन्होंने अपने स्थायी निवास बनाए हैं और उनको क्या कहते हैं, टांडा कहते हैं। अब टांडा का कोई ना कोई प्रमुख व्यक्ति तो होता ही होगा। टांडा के प्रमुख को कहा जाता है नायक, या फिर इसको आप सरदार भी कहते हैं। क्लियर है। और जो सरदार या नायक होते हैं ना, वो इनकी व्यवस्था में पटेल का पद हो या सरपंच का जो पद होता है वो भी ये नायक ही संभालता है। तो एक प्रकार से बंजारा समूह की व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम ये नायक करता है दोस्तों, प्रमुख के तौर पर। इसके अलावा जब हम बंजारा जनजाति की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ एक और चीज दिखाई पड़ती है बंजारा जनजाति में कि इनकी विवाह की पद्धति विधवा विवाह, चढ़ विवाह, अपहरण विवाह, नतारा विवाह ये चलते हैं। और इनके विवाह के अवसर के समय पर जो उड़द की दाल है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, बराबर है। इसके अलावा दोस्तों हम जब बात कर रहे हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जो इनके नृत्य हैं, है ना, बंजारा जनजाति के नृत्य आपसे एग्जाम में पूछता है, बंजारा जनजाति के नृत्य। तो यहां आपको बताना है कि एक तो इनमें तलवार नृत्य की बात कर लें या इसको हम बोलते हैं डंडा बेली नृत्य, ये किसमें चलता है, बंजारों में चलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये राजपूतों के दरबारों में प्राचीन समय में बंजारा समूह के लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते थे। इसमें ये क्या करते थे कि अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे, करतबबाजी करते थे, जिसमें ये हथियारों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये मछली नृत्य भी करते हैं जो बंजारों का प्रमुख नृत्य होता है। ये बंजारों का एक धार्मिक नृत्य है और मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा से सटे हुए प्रदेशों में मछली नृत्य जो है वो ज्यादातर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम जब धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो बंजारा समूह जो है ये सिख धर्म में विश्वास रखता है। गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनमें इनका खासा बोल सकते हैं विश्वास होता है और उसका ये बहुत ज्यादा आदर करते हैं, उसको पूजते हैं। क्लियर है। इसके अलावा राम कृष्ण दुर्गा शिव पूजा आदि में भी बंजारा लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों। बंजारा जनजाति के लोगों को विश्व में कंघी का आविष्कारक माना जाता है दोस्तों। ये श्रृंगार प्रिय जनजाति है, बहुत ज्यादा श्रृंगार करते हैं, गुदना टेटू बनवाने का इनको बड़ा शौक होता है। वैसे तो इनका जो मुख्य जीवन है दोस्तों वो हम बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है और पशुपालन ये करते हैं, लेकिन अब ये स्थायी तौर पर रहने लगे हैं। इनमें अधिकांश लोग या तो कहीं पर मजदूर के काम करते हैं या अलग अलग चीजें अपना व्यवसायिक चीजों को अपना चुके हैं। तो ये आज हम लोगों ने टोटल 4 जनजातियों पर डिस्कशन किया है। अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश की अन्य बची हुई जनजातियों पर हम एक साथ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर इस यूनिट नंबर 10 के अन्य तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नई जनजातियों की व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री राम।